नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महिला परिवीक्षक के लिए आपके लिए लगातार क्लासेस दे रहे हैं, जिसके तहत हमने आपको बहुत सारे बहुउत्तरीय प्रश्नों की क्लासेस दी है। उसी के तहत ये क्लास भी है। इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। आगे आने वाली परीक्षा में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना देरी के ऐसे प्रश्न की हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया है, विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है। तो बताना है विकास के किस अनुक्षेत्र का संबंध इनसे है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक अनुक्षेत्र, बी संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, सी सामाजिक अनुक्षेत्र और डी शारीरिक अनुक्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, यानी विकास का जो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होता है उसी का संबंध डायरेक्ट ही बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान करना, स्मृति करना, समस्या समाधान करना, कल्पना करना और सृजनशीलता से होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसे अन्य नाम ज्ञानात्मक क्षेत्र से भी हम जानते हैं। तो संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र आप याद रखेंगे, और ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के बारे में एक विद्वान ने वर्गीकरण किया है जिनका नाम है ब्लूम। इसका नाम भी आप याद रखें। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में वर्गीकरण किया है और इसको 6 स्तरों में विभाजित किया है, जैसे कि ज्ञान होना, अवबोध होना, यानी किसी चीज़ की जानकारी होना, ठीक है, ज्ञान होना, अवबोध होना यानी किसी चीज़ को समझ जाना, फिर उसका अनुप्रयोग करना, जो भी ज्ञान आ गया उसका अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, इसमें विश्लेषण भी उन्होंने लिया है, और विश्लेषण के बाद में संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये जो संश्लेषण और मूल्यांकन, ये जो 6 क्षेत्र है, ये ब्लूम नामक विद्वान ने संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के बारे में बोला है, यानी ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के बारे में वर्गीकृत करके बताया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। बच्चों का विकास किसका परिणाम है आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, ए केवल आनुवंशिकता का, बी केवल वातावरण का, सी विद्यालय और शिक्षा का, और डी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों का विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतरक्रिया का मतलब है कि किसी जीव के विकास और व्यवहार पर जीन और उसके आसपास के वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जो एक जटिल और दो तरफा प्रक्रिया है, और ये सब जो है परस्पर अंतरक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मौखिक अधिगम सिद्धांत, बी अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत और डी चिन्ह अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। और जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया था, और इसके अंतर्गत अवलोकन के द्वारा किसी भी चीज़ को सीखा जाता है, यानी दूसरों के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके और उनके अनुभव से इसमें सीखने का प्रयत्न किया जाता है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिया क्या है अब आपको बताना है। ऑप्शन ए है पी और एफ में अंतर करना, ऑप्शन बी है व और ब में अंतर अनुभव ना करना, सी है प तथा फ व तथा ब में अंतर करने में कठिन अनुभव ना करना, और डी है पठन वैकल्य करने में कठिन अनुभव ना करना। तो डिस्लेक्सिया होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व और ब जैसे जो शब्द होते हैं, इनको एक जैसा समझना और इनमें अंतर नहीं कर पाना, इनको बोलने में और लिखने में समस्या होना, ये डिस्लेक्सिया में होता है, जिससे आप पठन वैफल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। आपको इसमें ऑप्शन दिया है, ए क्रिया प्रसूत अनुबंध, बी है अनुप्रिया अनुबंध, सी है
अनुकूलित अनुबंध और डी है सकारात्मक अनुबंध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंध। वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है वह क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है, और यह एक प्रकार का अधिगम है जिसमें व्यवहार को उसके परिणामों के द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब व्यवहार के द्वारा ही परिणाम निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? तो इसमें डैश आएगा, खाली स्थान है। उसे कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है बताना है। ऑप्शन है ए संज्ञानात्मक, बी प्रभावी, सी नियमन और डी प्रेरणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक सामाजिकरण का नहीं है? तो किस कारक को प्राथमिक सामाजिकरण में नहीं माना जाता है बताना है। ऑप्शन ए है सरकार, बी अड़ोस पड़ोस, सी समवयस्क और डी परिवार। तो इसका उत्तर देने का आप प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है, आपने कई बार इस तरह के प्रश्न किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरकार। यह सरकार जो होता है वो प्राथमिक सामाजिकरण में नहीं आता है। अड़ोस पड़ोस, समवयस्क यानी एक जैसे उम्र के लोग, हम उम्र भी जिसे आप कह सकते हैं, परिवार, और ये सारे के सारे जो होते हैं ये प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो अंतर्दृष्टि अधिगम किस चीज़ का परिणाम है बताना है। ऑप्शन ए पुनर्बलन, बी उद्दीपन अनुक्रिया, सी समग्र प्रत्यक्षण और डी उद्दीपन सामान्यकरण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समग्र प्रत्यक्षण। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है समग्र प्रत्यक्षण। अंतर्दृष्टि अधिगम अचानक समझ या समाधान की झलक से होता है, बिना किसी प्रत्यक्ष परीक्षण और त्रुटि के। यह सीखने की एक प्रक्रिया होती है जहां व्यक्ति अचानक किसी समस्या के घटकों की समझ प्राप्त कर लेता है, जिससे समाधान स्पष्ट हो जाता है। तो ये अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ड्वाकरा का पूरा नाम है। तो आपको ड्वाकरा का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन इन रूरल एरिया। सी है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, और डी है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रिवोल्यूशन एरिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ड्वाकरा का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास जो है से संबंधित है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ड्वाकरा जो है IRDP यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक सहायक योजना के रूप में कार्य करता है, और 1982-83 में 1982 से 1983 के दौरान इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया था। सबसे पहले इसे 50 ज़िलों में भारत के लागू किया गया था, और फिर ये देश के हर ज़िलों के लिए ये शामिल कर लिया गया था, और इसमें महिलाओं और बच्चों के जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास है उसको देखा जाता है, उसकी निगरानी की जाती है और उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया। तो आपको बताना है प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए कोहलर, बी IP पावलोव, सी थॉर्नडाइक और डी है BF स्किनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया था। प्रभाव का नियम को लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट अगर पूछता है आपसे तो इसका मतलब हो जाता है इसको प्रतिपादक
के बारे में पूछा जाता है तो सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया है कि जो प्रतिक्रिया किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है उसके उस स्थिति में फिर से होने की संभावना अधिक होती है, और जो प्रतिक्रियाएं असुविधाजनक प्रभाव उत्पन्न करती है उनके उस स्थिति में फिर से होने की संभावनाएं कम हो जाती है। मतलब जहाँ पे आप सहज महसूस करते हैं वो चीज़ बार बार होती है, जहाँ पे असहज महसूस करते हैं वो चीज़ें, उन चीज़ों के होने की बार बार संभावनाएं जो होती है कम हो जाती है, और ये प्रभाव के कारण होता है। मतलब आपके सहज व्यवहार और प्रभाव का डायरेक्ट संबंध होता है, ये बताया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन दिए हैं। ए क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी अंतर्नोद, सी अभिप्रेरक और डी उद्दीपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रसूत व्यवहार। यानी थॉर्नडाइक ने जो एसआर थ्योरी दी थी उसमें सीखने की प्रक्रिया में क्रिया प्रसूत व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके अंतर्गत अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपक ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं, और इसे एसआर थ्योरी ही इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, और यहाँ पे एक और बताया है रिस्पॉन्स। आर मतलब रिस्पॉन्स, एस यानी सिमुलेटस, आर यानी रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मतलब अंतर्नोद, तो ये जो है ये एसआर थ्योरी के अंतर्गत आता है। और अभिप्रेरक मतलब ऐसे कारक जो किसी क्रिया को करवाने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बताई थी थॉर्नडाइक ने बताई थी अपने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार, और उसमें इन तीनों को महत्वपूर्ण बोला था। क्रिया प्रसूत व्यवहार इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मेस, बी है योकम, सी है जॉन डीवी और डी है कोलेसनिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा था हम करके सीखते हैं। तो ये प्रसिद्ध कथन जॉन डीवी का है। कई कई जगह पे कुछ किताबों में सिम्पसन भी मिल जाता है, और उनके नाम के साथ भी अगर ये ऑप्शन में सिम्पसन होता, जॉन डीवी नहीं होता, तो करेक्ट आंसर हम सिम्पसन बोलते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ये जो दिया था हम करके सीखते हैं कथन, वो जॉन डीवी ने कहा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से मदद कर सकते हैं बताना है। ए उस पर अधिक ध्यान देकर, बी उसे अधिक पुस्तकें देकर, सी उसे अधिक समय देकर और डी उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। यानी शिक्षक किसी प्रतिभाशाली बालक की मदद करना चाहता है तो उसे संवर्धित अधिगम का अनुभव देकर कर सकता है, क्योंकि संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत उसकी बुद्धि को संतुष्ट करके उसका कैसा उपयोग करना है ये सिखाया जाता है। तो संवर्धित अधिगम का अनुभव देकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? आपको ऑप्शन दिया है। ए शिक्षार्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं, बी विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षा, सी समान शैक्षिक अवसर और डी सभी बच्चों की खान पान संबंधी जरूरतों का ध्यान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, समान शैक्षणिक अवसर प्रदान किए जाते हैं तथा सभी बच्चों के खान पान संबंधी जरूरतों का एक समान ध्यान रखा जाता है। अगर विशेष बच्चों के लिए अलग से क्लास का प्रबंध किया जा रहा है, यानी अलग से कक्षा बनाई जा रही है, इसका मतलब हम उसमें ऐसे विशेष बच्चों को अलग रख रहे हैं और उनमें समावेशी विकास के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। विभेदकारी परीक्षण मतलब अलग अलग करना एक दूसरे को, तो वो क्या अंतर करता है बताना है। ऑप्शन ए किन में अंतर करता है? ए है कमजोर विद्यार्थियों में, बी सामान्य विद्यार्थियों में, सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विभेदकारी परीक्षण समावेशी शिक्षण का अपोजिट हो जाता है, और यह जो है इसमें सभी को एक समान शिक्षा दी जाए या एक समान अधिगम प्रदान किया जाए इसकी व्यवस्था नहीं करता है। इसलिए कमजोर विद्यार्थियों में विभेदकारी परीक्षण अलग हो जाएगा, सामान्य विद्यार्थियों
कमज़ोर विद्यार्थियों को चुन करके उसको अलग रखा जाता है, इसमें सामान्य विद्यार्थियों को अलग रख रहे हैं और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अलग रख रहे हैं, मतलब विभेदकारी परीक्षण कर रहे हैं और सबके बीच में अंतर देख रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खालिस्तान के समान है, वो किसके समान है आपको बताना है। ऑप्शन ए सीखने का आकलन, बी सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन और डी है आकलन और सीखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सीखने के लिए आकलन कर रहा है कि खाने में हर प्रकार की चीज़ें जैसे कि मसाला हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया इत्यादि वो सही है या नहीं है, ये सब सीखने के आकलन के लिए ही उसे बावर्ची चख कर देखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नामकरण की अवस्था किसको कहा गया है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था और डी मध्यावस्था। दोस्तों इसका सही उत्तर आप खुद ही दे सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब शिशु के जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसी दौरान नामकरण किया जाता है, इसलिए इसे नामकरण की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए अपने पहनावे पर, बी अनुशासन पर, सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर और डी पाठ्यक्रम पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर, यानी विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देने की जरूरत होती है। शिक्षक उनकी व्यक्तिगत जरूरतों में सीखने की गति, उनकी क्षमताओं पर ध्यान देगा, साथ ही समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ में उन्हें अवसर प्रदान करेगा। ये सारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के रूप में हो जाएगा और अगर ऐसा शिक्षक कर रहा है तो समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। शैक्षिक लब्धि यहाँ पे पूछा है, बुद्धि लब्धि अलग होता है, शैक्षिक लब्धि अलग होता है, उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है गार्डन, बी सोनेल, सी बर्टन हॉल और डी है सिरिल बर्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट नामक विद्वान ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा दी थी। शैक्षणिक अवधि जो होती है या शैक्षणिक लब्धि जो होती है उसे अगर हमें निकालना है तो उसकी शैक्षिक आयु जो होती है, मतलब शिक्षण की आयु, शिक्षण के समय उसकी कितना समय उन्होंने शिक्षण में दिया है तो शैक्षिक आयु हो गई। तो शैक्षिक आयु को डिवाइड कर देते हैं उसकी वर्तमान आयु से और उसमें गुणा कर देते हैं 100 का, तब उसकी शैक्षणिक अवधि निकल जाती है। सपोज कोई 10 साल से पढ़ रहा है, वर्तमान आयु 10 साल है, ठीक है, तो उसमें गुणा 100 का करेंगे तो शैक्षणिक लब्धि जो निकलेगी वो उसकी 100 निकल जाएगी। तो इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का डर है, इसका उदाहरण है। तो इसमें पूछा है क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो ये फोबिया है, एक प्रकार का डर है, फोबिया मतलब डर। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वैश्विक विकास में देरी, बी जुनूनी बाध्यकारी विकार, सी तनाव विकार और डी ऑटिज्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तनाव विकार है। एक प्रकार का तनाव विकार ही क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है और इसमें व्यक्ति बंद जगह से अत्यधिक डरने लगता है। सपोज किसी को बंद जगह में रख दिया जाए या किसी छोटे कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो डरने लगता है, इसे ही क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन ए चुनौतियों और सुदृढ़ीकरण, बी चुनौतियों और अनुभव, सी अभ्यास और अनुभव, डी अभ्यास और चुनौतियां। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में आएगा अभ्यास और अनुभव। सामान्यतः अधिगम अभ्यास और अनुभव पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी क्षेत्र में कोई बालक विशिष्ट योग्यता रख रहा है या उसकी अलग से विशिष्ट क्षमता है तो उसे क्या बोलेंगे। ए मूल्य, बी अभिप्रेरणा, सी अभिक्षमता और डी रुचि। तो इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें आप लोग।
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब किसी विशेष क्षेत्र में बालक की स्वाभाविक योग्यता और क्षमता को होता है। मतलब अगर किसी विशेष क्षेत्र में सपोज कोई बहुत अच्छे से या बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि क्रिकेट खेलने की उसकी अभिक्षमता बहुत अच्छी है और उसके उस क्रिकेट खेलने में वो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भाषा। तो भाषा क्या है बताना है। ए, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। बी, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सी, हमारी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। और डी, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो जिस तरह की भाषा होगी उस तरह से हमारी विचार प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन सी है। ए, परिवार। बी, मीडिया। सी, पड़ोसी। डी, आंगनवाड़ी। इसका सही उत्तर देने की आप कोशिश करें। इससे पहले भी इससे संबंधित प्रश्न हमने आपसे पूछा है। तो सामाजिकरण की उसमें प्राथमिक एजेंसी पूछा था, इसमें द्वितीयक एजेंसी पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया, क्योंकि परिवार, पड़ोसी और आंगनवाड़ी ये सारे सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त मीडिया अगर आ जाता है और साथ में सहकर्मी जो होते हैं, सहकर्मी मतलब एक साथ काम करने वाले, तो सहकर्मी समूह हो गए, या कोई धार्मिक स्थान पे हम जा रहे हैं तो धार्मिक ट्रस्ट इत्यादि हो गया, धार्मिक संस्थान, ये सारे के सारे जो है मीडिया, सहकर्मी, धार्मिक संस्थान, ये द्वितीयक एजेंसी, सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या कहलाता है। केवल कागज पेंसिल द्वारा जांचना है तो ऐसे आकलन को क्या बोलेंगे। ए, आकलन को सीमित कर देता है। बी, सकल आकलन को बढ़ावा देता है। सी, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। और डी, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल कागज और पेंसिल से ही जांच करना आकलन को सीमित कर देता है। और इसका तात्पर्य यहाँ ये हो जाएगा कि केवल ज्ञान और याददाश्त पर केंद्रित कोई भी उत्तर लिखा जाता है या कोई भी आंसर किया जाता है तो वो वास्तविक रूप से जो होता है उसका अधिगम को हम चेक नहीं कर पाते हैं, यानी जांच नहीं पाते हैं कि कितना वो सीखा है। क्योंकि वास्तविक दुनिया में सीखने और मूल्यांकन के लिए कौशल, व्यवहार, रचनात्मकता जैसे अन्य पहलुओं को भी शामिल करना आवश्यक होता है, ना कि केवल याद करके लिखना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त ने किया था। किसने किया था बताना है। ऑप्शन ए है एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर और डी वाटसन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरिक्सन। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन नामक विद्वान ने किया था। अगला प्रश्न है, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है। तो इसमें बोला है किसी व्यक्ति की स्थायी विशेषता के पैटर्न को बताना है जो किसी व्यक्ति को परिभाषित कर रहा है और स्थिरता एवं व्यक्तिकता का उत्पादन करता है। तो उस व्यक्ति की उसमें स्थिरता दिखती है और उसकी व्यक्तिकता दिखती है, उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, बी अधिगम, सी बुद्धि और डी प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की परिभाषा ही होती है कि व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति का एक स्थायी विशेषता दिखाई देती है जो कि एक विशेष पैटर्न में होती है जो व्यक्ति को परिभाषित करती है। मतलब उस चीज़ को देख करके हम समझ जाते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। सपोज कोई भगवा कलर का अगर कपड़ा पहन के घूम रहा है तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी प्रकार का संत हो सकता है। तो ये उसके व्यक्तित्व को हम दूर से ही देख के पहचान ले रहे हैं क्योंकि वो विशेष पैटर्न में रह रहा है, विशेष तरीके से जी रहा है और उसमें स्थिरता और व्यक्तित्व का उत्पादन हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ए प्रकृतिवादी, बी स्थानिक, सी अंतर्वैयक्तिक और डी गतिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानिक। मूर्तिकार में जो बुद्धिमत्ता पाई जाती है उसे स्थानिक बोलते हैं। एक विद्वान थे हावर्ड गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर ने इसके बारे में बातचीत की थी। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और उसके अनुसार उन्होंने कहा था मूर्तिकारों में दो तरह की बुद्धि पाई जाती है, एक स्थानिक बुद्धि और दूसरी शारीरिक गतिक बुद्धि। अब यहाँ पे स्थानिक बुद्धि का तात्पर्य हम थोड़ा समझ लेते हैं।
स्थानिक बुद्धि, यह बुद्धि लोगों को चीज़ों को देखने, कल्पना करने और स्थानिक रूप से समझने में मदद करती है। तो मूर्तिकार ये सारी चीज़ों को देखता है, समझता है और कल्पना करता है कि किस तरह की मूर्ति को गढ़ा जाए। इसके अतिरिक्त गार्डनर ने दूसरी बुद्धि बताई थी कि शारीरिक गतिक बुद्धि भी मूर्तिकारों में पाई जाती है। तो शारीरिक गतिक बुद्धि जो होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि में जो मूर्तिकार होता है वह अपने शरीर को गति और समन्वय देता है और फिर नियंत्रित करता है। गति, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा वो किस तरीके की मूर्ति बनाना है, किस तरीके से अपने शरीर का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें करता है। इसलिए मूर्तिकारों में बुद्धि जो पाई जाती है वह स्थानिक पाई जाती है और शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन दिया है ए, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, बी, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना, सी, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, और डी, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना। ये अगर ऐसा करा जाता है तो जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति के रूप में इन्हें अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक ही लिंग की योग्यता का समूह बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिंग से तात्पर्य पुरुष और महिला से, पुरुष का एक ग्रुप बना दिया और महिला का एक ग्रुप बना दिया, तो उस समय पे जो विकास की विस्तार की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी। उसी प्रकार लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना और समाज में चित्रित लिंगों की भूमिकाओं को प्रबल करना, ये भी विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति विकासात्मक कितने चरणों से होकर गुजरता है? तो आपको बताना है एरिक एरिक्सन के विकासात्मक चरणों के विषय में कि कितने चरणों से होकर उसका विकास होता है। ऑप्शन ए है 7 चरण, बी 9 चरण, सी 4 चरण और डी 8 चरण। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8 चरण, यानी एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के लिए 8 चरण दिए थे। 8 चरण अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग एज ग्रुप में उन्हें बांटा था। जैसे कि 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक का जो एज ग्रुप होता है, एरिक्सन के अनुसार इसको हम शैशव अवस्था बोलते हैं, शैशव अवस्था। तो पहला चरण ये शैशव अवस्था हो गया। उसी प्रकार 1.5 वर्ष से लेकर के 1.5 से लेकर के अगर 3 वर्ष तक हो जाता है तो उसे प्रारंभिक बाल अवस्था बोलते हैं। ये प्रारंभिक बाल अवस्था हो जाएगी। इसके अतिरिक्त खेल अवस्था आती है 3 से 6 वर्ष तक। फिर उन्होंने बताया था कि अगली अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होगी, जिसे विद्यालयीन आयु के नाम से उन्होंने मेंशन किया था। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, कई बार क्वेश्चन आया है ये, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसे किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एरिक्सन ने बताया कि 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की भी एक अवस्था होगी और उसे युवा अवस्था या फिर युवा वयस्कता वाली अवस्था कहा जाएगा। और फिर उसके बाद में अगली अवस्था जो आएगी 40 के बाद वाली, 40 साल से लेकर 65 साल तक की अवस्था होगी, उसे मध्य अवस्था बोलेंगे, मध्य वयस्कता वाली अवस्था बोलेंगे। और उसके बाद में 65 साल से प्लस वाली जो भी अवस्था होगी उसे वृद्धावस्था के नाम से उन्होंने बताया था। तो इस तरह से 8 विकासात्मक चरणों को उन्होंने बताया और एरिक्सन ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है विकास के इन्हीं 8 चरणों से होकर गुजरता है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हमारी क्लास को लगातार देखते रहें। और भी विभिन्न टॉपिकों पर हमने MCQs दिए हैं, उन्हें एक्सप्लेन भी किए हैं, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।